अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। अलीमा खान साहिबा ने जब से ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने जा रही है और इस तहरीक में इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान बरतानिया से आएंगे और शमूलियत इख्तियार करेंगे, एक नई बहस छिड़ गई है मुल्क के अंदर। मुख्तलिफ सियासी जमातें हों या सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स या फिर आम पब्लिक, वो तनकीद का निशाना भी बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू से जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मौरूसियत की झलक नज़र आती थी, उसके ऊपर न सिर्फ तनकीद करती रही बल्कि बड़ी सख्त अल्फाज में उसको कंडेम करती रही और अपना तुरा इम्तियाज़ और अपना जो यूनिक पॉइंट है वो ये बताती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसियत नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली जमात नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। बट इस चीज़ के ऊपर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि अब ऐसा क्या हुआ या क्या हालात व वाक़यात ऐसे बने कि इमरान खान को ये फ़ैसला करना पड़ा कि एहतजाजी तहरीक में शमूलियत के लिए उनके बेटे आएंगे और इतनी ज़्यादा एहतजाजी तहरीक के बाद बिल आखिर जो फ़ाइनल तहरीक है या अब जो तहरीक चलने जा रही है वो उनकी बहन अलीमा खान लीड करेंगी। इसी के ऊपर अपना सवाल बेस किया है हमने कि जो तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मौरूसियत से मुतल्लिक, क्या ये दुरुस्त है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। महमल, आपसे शुरू करते हैं, क्या समझती हैं जो तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौरूसियत की नज़र हो गई, क्या हालात व वाक़यात और वैसे भी वो दुरुस्त है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान और इवन साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर जो मौरूसी सियासत है उसके ऊपर डिबेट तो हो सकती है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता। और ये खाली कोई पाकिस्तान नहीं है, और भी ममालिक के अंदर, आप बांग्लादेश के अंदर देखें, आप भारत के अंदर देखें कि मौरूसी सियासत जो है वो वहाँ पर प्रेवलेंट है। अच्छा, फिर ये है कि पाकिस्तान में हमने देखा कि ऐसी जमातें भी जो कि मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, यानी कि आप अगर PMLN को देखें, मियां नवाज शरीफ की जो सियासत थी वो एक्चुअली मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थी। वो कहते थे कि उनकी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी पर क्रिटिसिज्म ये करते थे कि भुट्टो साहब के बाद उनकी बेटी आई हैं तो ये मौरूसी सियासत है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और हम जो है हम डिफरेंट लोग। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि उनकी फैमिली, उनकी पार्टी भी जो है वो एक मौरूसी सियासत की नज़र होगी। उनके लिए जब मुशर्रफ ने उनको अरेस्ट किया था तो कौन उनके लिए लीड कर रहा था? उनकी पार्टी तो इधर उधर हो गई थी अलीना। तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज निकली थी, उन्होंने एक तहरीक चलाई थी या उनके लिए जो सारा वो कर रही थी। और फिर बाद में ये है कि अब उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला है। अच्छा, ये एक तो ये चीज़ होगी, तो ये जो हम इसको बहुत इस तरीके से देखते हैं। और एक लॉयल्टी की भी बात होती है ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। आप देखें ना, 9th में हुआ तो PTI के साथ क्या हुआ, तितर बितर होगी पूरी की पूरी पार्टी। यानी कि उनके जो मेन लीडर्स थे, जो सेकेंड टियर लीडरशिप थी, बड़े बड़े नाम थे, वो सब के सब जो है वो चले गए। फैमिली जो है एक पाकिस्तान के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो आपको बिट्रे नहीं करती सियासत के अंदर। अभी भी आप अलीना अगर PTI का भी देखें, PTI बहुत क्रिटिसाइज करती है और देखिए वो यकीन भी करते होंगे जेन्युइनली कि नहीं होनी चाहिए मौरूसी सियासत। जैसे मैंने कहा कि PMLN में नवाज शरीफ साहब भी यही कहते थे, लेकिन इवेंचुअली उनको उसकी तरफ आना पड़ा क्योंकि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं यहाँ की सियासत की। कुछ किसके अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, आपको आप किस पे रिलाय करें, आप किसको ट्रस्ट करें, कौन आपको बिट्रे नहीं करेगा। अभी भी आप PTI के अंदर देखिए, जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी उसके अंदर बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं कि जो लोग यानी कि या उनकी नज़र हो गए या फिर जो इसका बोझ नहीं उठा सकते वो फिर चले जाएं। वो बेसिकली क्योंकि पता है PTI के अपने सपोर्टर्स भी ये बात करते हैं कि हम वो बात यकीन करेंगे जो उनके लीडर्स उनको मिलके आते हैं, उनकी बातों पे यकीन नहीं अक्सर करते। वो कहते हैं हम वो यकीन करेंगे जो उनकी बहनें हमें बताएंगी। यानी कि बेसिकली वो फैमिली को ही ट्रस्ट करे, क्योंकि सबको ये मालूम है कि फैमिली जो है वो इवेंचुअली बिट्रे नहीं करती। लेकिन ये एक चीज़ और भी दिखाती है लीना, एक तो ये है कि खैर हमारी सियासत के अंदर एक तो बड़े बड़े बोल जो हैं वो नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, आप ना चाहते हुए भी आपको किधर उस तरफ जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही अभी PTI के अंदर कुछ सक्सेसर की बात नहीं हुई या इस तरह की चीज़ नहीं हुई कि इसको फैमिली टेक ओवर करेगी, लेकिन हमें मालूम है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी थे तो तब भी ये बात होती थी कि बुशरा बीबी जो है वो बहुत सारी सियासी डिसीजंस के अंदर उनका एक किरदार है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें वो, और अब जो है जिस तरीके से उनकी बहनें मिलती हैं, फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर उनका क्या है कि यानी तो किस तरीके से, तो ये सब जो है हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ PTI ने इसके अंदर एक और चीज़ भी बात है कि बेसिकली PTI अपनी बाकी लीडरशिप के ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस दिखा रही है। आप देखें बैरिस्टर गौहर उनके चेयरमैन है,
उनके ऊपर ये नहीं कि इसका मतलब है अगर वो लीड नहीं करेंगे, उनके बेटों को अगर आना पड़े या बहन उनकी लीड कर रही होंगी, तो इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर पे भी उस तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है। उसके अलावा आप देखें कि अली मीन गंडापुर है, वो एक सूबे के जहाँ पर उनकी हुकूमत है पीटीआई की, उनके ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं है। फिर उसके अलावा आप देखें कि बहुत बड़े 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 नाम हैं इनकी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर, वैसे भी ओवरऑल भी आप देखें, लेकिन उनके ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं कि वो मूवमेंट लीड करेंगे। ये अगर लीड करें तो वो बात ये हो रही है कि जो उनकी बहन करें, उनके बच्चे आए, तो ये जो सारी चीज़ें। और फिर अली ना एक और भी नो कॉन्फिडेंस दिखाया गया, वो किसके ऊपर है? वो उन असीर रहनुमाओं पे है जिन्होंने खत लिखा था, जिन्होंने कहा था कि आप बातचीत करें, लेकिन इमरान खान साहब की ट्वीट के अंदर पूरी की पूरी बातचीत पे नफी है। तो बेसिकली इमरान खान साहब एक तो ये है कि वो किसी दूसरे लीडर की बात को वो उस तरह उसमें वजन ही नहीं समझते, और जो उनको लगता है, एक तो ये चीज है। दूसरा एक तो कल्ट फॉलोइंग है, हमने देखा है, पॉपुलिस्ट लीडर है। और दूसरी चीज ये कि वो अपनी जो है इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए, उनके सपोर्टर्स को भी उनकी फैमिली के अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फैमिली में बहनें हो या फिर इवेंचुअली उनके बेटे हो। तो महमल, क्या आप कोई डेफिनेटिव राय लेना चाहेंगी इसके ऊपर? क्या तनकीद जो हो रही है वो दुरुस्त है या नहीं? देखिए लीना, बिल्कुल देखिए, पीटीआई के ऊपर ये तनकीद तो दुरुस्त है ना इस तरीके से। ये नहीं एक बात हो रही कि उनको कोई पार्टी पोजीशन नहीं उनको दी गई, लेकिन जब आपकी फैमिली का किरदार होता है, तो मैं यही बात एक्चुअली बता रही हूँ कि जो तनकीद पीटीआई करती थी, उनको भी अब ये समझ आनी शुरू होगी कि मौरूसी सियासत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस वजह से होती है। हर कोई शौक से सियासत में नहीं आता, कि इधर मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि एक जो फैमिली लॉयल्टी होती है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इरशाद भट्टी साहब, क्या पाकिस्तान की सियासत में मौरूसियत मजबूरी है, या फिर आप समझते हैं कि चीज़ें अगर मुख्तलिफ तरीके से होती हैं? लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्कस करें, खान साहब ज़रा भरोसा करते अपनी लीडरशिप के ऊपर, उनको एतमाद देते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौरूसियत में जाए बगैर अपनी लीडरशिप से आगे बढ़ सकती थी और रास्ता निकाल सकती थी। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मौरूसी सियासत एक लानत है। मौरूसी सियासत ने तबाह कर दिया है सियासत को, जमहूरियत को, और मौरूसी सियासत ने घर का यानी फैमिली लिमिटेड पार्टियां बना दी हैं सियासी जमातों को, और मौरूसी सियासत ने एक कल्चर परवान चढ़ाया है खुशामद का, जी हजूरी का। बेनज़ीर भुट्टो के साथ सियासत करने वाले बिलावल भुट्टो के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं, और बड़े बड़े बुज़ुर्ग और ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहने वाले मरीम नवाज़ के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। तो मौरूसी सियासत मेरी नज़र में तो एक ऐसी लानत है जिसको ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक आपने पीटीआई की बात की मैडम शेख, मौरूसियत के नाम पर पीटीआई पर तनकीद ना सिर्फ दुरुस्त नहीं, ना सिर्फ बिला जवाज़ है, ना सिर्फ बेमकसद है, ना सिर्फ राई का पहाड़ बनाना है, बल्कि चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने के मुतरादिफ है। क्या इमरान खान ने अलीमा खान बुशरा बीबी को पार्टी की आदत सौंप दी है, बाकायदा ओहदा दे दिया है? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान कासम खान और सुलेमान को लंदन से इसलिए बुला रहे हैं कि आओ बच्चों मेरी पार्टी संभालो? नहीं। क्या इमरान खान के बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक़ है? जवाब नहीं। क्या दोनों बेटों ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है? जवाब है नहीं। क्या सदर जरदारी की तरह इमरान खान ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो वो वज़ीर आज़म बने और उसके सर पर वजारत उज़्मा के सिरे सजाने की ख्वाहिश मेरे दिल में मचल रही है? कासम और सुलेमान के बारे में इमरान खान ने ऐसा कहा? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह पंजाब पार्टी अपने बेटे को सौंप दी है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने पंजाब और पार्टी मरीम नवाज़ साहबा को सौंपी हुई है, और अगली वज़ीर आज़म की उम्मीदवार भी उनको कहा जा रहा है, उनके बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान ने अपने बेटों को बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की तरह पार्टी में ओहदे देने का ऐलान किया है? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तरह अपने बेटे को कहा है कि आओ बेटा अब MPA का इलेक्शन लड़ो और खैबर पख्तूनख्वा में संभालो, अली अमीन गंडापुर को हटाओ, जैसे शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज को पंजाब सौंप दिया था? जवाब है नहीं। मैडम शेख, मैं बता चुका हूँ कि मेरी नज़र में मौरूसियत क्या है, लानत है। लेकिन पता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि इमरान खान अंदर है, जेल में है, पार्टी में मौरूसियत नहीं है,
इनकी गैर मौजूदगी में बीवी, बहन, बेटे बाकायदा तौर पर पार्टी ओहदेदार नहीं है या पार्टी संभाल नहीं रहे, और लिहाजा कोई किसी की नहीं मान रहा, कोई किसी को, कोई खुद को यानी कोई किसी को खुद से बड़ा नहीं समझ रहा, किसी एक शख्स की नहीं मानी जा रही और सब आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान के बच्चों का आना एक फितरी रद्द अमल है। इमरान खान जेल में है, 2 साल उनके होने क्यों आए हैं। बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और ट्वीट किया फिर बेटों ने कि अब हम अपने बाप के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर भी आवाज़ उठाएंगे और पाकिस्तान जाकर भी उनकी रिहाई की मुहिम चलाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम जाके तहरीक को लीड करेंगे। और ये ऐसे ही है जैसे ज़िया दौर में नुसरत भुट्टो निकली थी, बेनज़ीर भुट्टो निकली थी, फितरी रद्द अमल था। गो के बाद में उनको पार्टियां सौंप दी गई। ये ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में कुलसूम नवाज साहबा निकली थी और मरियम नवाज़ निकली थी, गो के बाद में उनको मरियम नवाज़ साहबा को पार्टी सौंप दी गई। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान के लिए ये आखिरी फाइनल कॉल में बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर के साथ निकली थी और आज वो जेल में है, उनको पार्टी नहीं सौंपी गई। तो 2 चीज़ें आखिरी कि ये सच कह रही हैं मैमल सरफराज के फैमिली बिट्रे नहीं करती। सिर्फ एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ कि देखिए हम मौरूसी सियासत के ऊपर यहाँ पर मैं ये प्रोज एंड कॉन्स उसके जो है बिल्कुल उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर नॉर्मल सियासतदान भी हमारे देखें ना, MPs MNAs उठा के देख लें, आप मुझे बताएं कितने ज्यादा ऐसे MNAs MPs हैं कि जिनके वालिद भी इलेक्शन लड़ते थे, जिनके दादा भी लड़ते थे उसी सीट से, आज वो भी लड़ रहे हैं। बेसिकली ये हमारे अंदर एक कल्चरली भी एक चीज है। आप इसको सही गलत की इधर डिबेट नहीं हो रही, यहाँ हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम एक हकीकत की बात कर रहे हैं कि जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। चले भट्टी साहब को कंप्लीट करने जी। भट्टी साहब तो मैडम शेख आखिरी 3 जुमले, फैमिली का किरदार किसी फैमिली हेड जैसे अलीमा खान अभी परसों कह रही थी कि मैंने कोई तहरीक को लीड नहीं करना, मेरा भाई है और मेरा भाई अंदर है और मैं अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। तो जब फैमिली का कोई बंदा मुश्किल में हो तो फैमिली का किरदार होता है, फैमिली का किरदार होना चाहिए और फैमिली का रद्द अमल फितरी होता है। और फैमिली यानी मुझे ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तकलीफ़ के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ डब्बा बंद जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती और ये वोट की इज्जत और ये प्राइवेट चंद यानी पूरी जमहूरियत चंद जिस्मों में सिमट जाती है और फैमिली पर ना सिर्फ बिट्रे नहीं करते बल्कि फैमिली पर पार्टी मुत्तहिद भी हो जाती है, जो कि गलत है। तो मैं नहीं समझता कि कासिम खान और सुलेमान खान को लेकर मौरूसियत पर कोई तनकीद बनती है या होनी चाहिए। फ़खर साहब, फैमिली के फितरी रद्द अमल को मौरूसियत नहीं कहना चाहिए, गलत है, तनकीद गलत है, आप इत्तफाक करते हैं? शुक्रिया अलीना। पहली बात तो मैं भट्टी साहब का जो सुन रहा था, भट्टी साहब खुद कंफ्यूज हैं कि वो एक तरफ जो है मौरूसियत को लानत कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसी ही लम्हे में ये भी कह रहे हैं कि जो इमरान खान और उनकी पार्टी का सबसे बड़ा मसला यही है कि उनकी फ़ैमिली के जो लोग हैं वो आगे नहीं आ रहे थे, या क्योंकि फ़ैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा सिंसियर होती है किसी भी हवाले से। एक तो पहली बात यह है कि देखें जो इमरान खान के हवाले से है, इमरान खान का हमेशा कॉल और फेल में तजाद रहा है। वो बात कुछ करते हैं, उसके ऊपर अमल कुछ करते हैं। वो मौरूसियत के ख़िलाफ़ सियासत करते थे, लेकिन उसी असना में उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए उस टाइम के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा, उसको कौम का बाप तक बना दिया था। तो ये अभी जो इस हवाले से ये सवालात उठाए जा रहे हैं मौरूसियत को परवान चढ़ाने के हवाले से कि क्यों अब ये अपनी फैमिली को आगे ला रहे हैं और क्या इनकी पार्टी नाकाम हो चुकी है। देखें इसका ज़िम्मेदार कौन है, जितनी भी चाहे वो आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हों, उसका अल्टीमेटली फ़ैसला किसने लेना होता था। जो कुछ भी तय करके आते थे पसे पर्दा हों या जो फ्रंट के ऊपर बातचीत होती थी, उसका फ़ैसला इमरान खान ने लेना होता था। इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने आगे पार्टी में जो इख्तियारात हैं वो आगे तफवीज़ ही नहीं किए उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो आज जिस नौबत तक ये पहुँचे हैं इमरान खान, और जिसकी वजह से अब उनकी फैमिली को आगे आना पड़ रहा है और वो उसको लीड करेंगे किसी भी तहरीक के हवाले से, उसकी ज़िम्मेदारी इमरान
खान के ऊपर खुद है, और ये मेरा ख्याल है कि ये भी उनकी एक सोची समझी उसके तहत, स्कीम के तहत ही था कि वो पार्टी को उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया। हमेशा से आप देख लें जितने बड़े बड़े नाम हैं, अगर वो कोई भी बात कर देते हैं, जब तक कि इमरान खान खुद उनकी तौसीक ना कर दें या तरदीद ना कर दें, पार्टी के लोग उनके हवाले से मानते नहीं है। तो ये एक कल्ट माइंडसेट के साथ जो इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को परवान चढ़ाया है, उसकी बुनियाद के ऊपर आज ये जिस नहज पे पहुंचे हैं वो खुद हैं। दूसरी बात, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जो फैमिली ही आती है और वो आगे जो है वो सपोर्ट करती है। देखें, हमारा जो मैमल ने भी बात की है, जनूबी एशिया का जो सियासी कल्चर है, उसमें जो भी जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अल्टीमेटली वो फैमिली को ही देनी पड़ती हैं, चाहे वो लीडरशिप के हवाले से हो, लोकल ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी देखें, एक लोकल MPA MNA अगर गिरफ्तार होता है तो उसमें भी उसकी फैमिली को ही सारे जो है वो बर्दाश्त भी करना पड़ता है और स्ट्रगल भी करना पड़ता है। और इसी तरह किसी सियासी जमात के हवाले से लीडरशिप में भी यही होता है कि फैमिली को लीड करना पड़ता है। और मरूसियत के हवाले से ये मैं नहीं समझता कि कोई गलत चीज़ है। देखें, इसमें हमेशा क्या होता है कि जमहूरियत में अगर आपको कोई लीडर पसंद नहीं आता तो फिर आपके पास ताकत है वोट की, आप उसको वोट ना दे के उसको डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर लोगों को कोई पसंद आ रहा है तो इसमें मैं और आप उसके ऊपर ना लानत भेजने के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये कोई दुरुस्त बात है, और ना ही कोई इस हवाले से। तो ये अल्टीमेटली जो अलीमा खान अगर इसको लीड कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें पार्टी जो है इमरान खान की मज़ीद कमज़ोर होगी। और उसकी वजह एक तो ये है कि पहले ही अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो आपस में इख्तलाफात हैं वो सबके सामने हैं, मीडिया पे कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं। तो जो विद इन फैमिली जो एक कशमकश है इक़्तिदार के लिए, या जो पार्टी के जो किसको इख्तियारात मिलने हैं, वो एक मज़ीद वाइडन हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो बाकी क़यादत है उसको इमरान खान ने डिस्क्रेडिट किया है अपनी फैमिली को आगे ला के और एहतजाज के हवाले से। ये मौरूसियत ही है, और इसके मुतालिक जो तनकीद हो रही है PTI के ऊपर वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। मज़हर अब्बास साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इमरान खान जो तनकीद करते थे वो हमेशा ये उनकी, मैं समझता हूँ, कॉल और फेल में तजाद जो है वो एक बार फिर से सामने आया है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब आप बताइएगा, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में पार्टी को बेख्तियार रखा, इसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दिन देखना पड़ रहा है, या फिर एक फितरी रद्द अमल है फैमिली का और इसको मरूसियत नहीं कहना चाहिए? देखिए, मौरूसियत सियासत जिस तरह भी मेमल ने कहा कि हमारे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा आम रही है, और अगर आप देखें तो उसकी वजूहात क्या रही? उसकी वजूहात ये कि अननेचुरल अंदाज में लीडरों का एलिमिनेट होना, लीडरों को हटाया जाना, वो वजूहात बनती हैं कि एक जाहिर है किसी फैमिली का कोई फ़र्द जो है वो फांसी चढ़ जाए या कत्ल कर दिया जाए, तो नेचुरल होता है कि लोगों का उसके साथ सिंपैथी जो है फैमिली के साथ चली जाती है। लेकिन क्या सियासी अंदाज में मैं देखूं इसको, तो सियासी अंदाज में अगर हम देखते हैं उसको, तो जाहिर है मौरूसियत से सियासत को नुकसान होता है। उसकी वजह यह कि पार्टी कमज़ोर हो जाती है। अगर आप देखें कि उससे आज कांग्रेस का हाल देख लेना कि डिक्लाइन जो हुआ गांधीज का, इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस उस तरीके से खड़ी ना रह सकी। बिल्कुल इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को देख लें। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की शहादत के बाद वो उस तरीके से मुर्तज़ा के साथ लोग नहीं गए, बेनज़ीर के साथ गए। तो बेनज़ीर की जो शहादत हुई उसके बाद पार्टी का एकदम डिक्लाइन आया। तो अगर हम सिर्फ मौरूसियत को मद्देनज़र रखें तो उससे अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को नुकसान होता है और ख़ुद उस पार्टी को नुकसान होता है। जो इमरान खान पे तनकीद की जा रही है वो इसलिए इस वक्त जायज़ नहीं है क्योंकि अभी उनकी फैमिली पार्टी के ओहदेदार नहीं हैं। जिस दिन वो पार्टी के ओहदेदार नॉमिनेट होते हैं, जिस दिन वो उनको कोई इमरान खान कोई ओहदा दे देते हैं, जिस दिन उनका एक लीडिंग रोल बन जाता है, जैसे बुशरा बीबी का लीडिंग रोल बन गया था, तो उन पे तनकीद जायज़ थी। उससे पार्टी कमज़ोर होती है। पार्टी क्यों कमज़ोर होती है? पार्टी इस तरह कमज़ोर होती है कि इसका मतलब ये है कि आप पार्टी के ओहदेदारों पर एतमाद नहीं कर रहे। और ये भी हमारी पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि हमारी यहाँ पार्टियाँ इस तरह बिखेरी जाती हैं, इस तरह तोड़ी जाती हैं, इस तरह पार्टी के अंदर मुदाखलत होती है गैर सियासी लोगों की। आप फारूक लगारी की मिसाल ले लें, बेनज़ीर भुट्टो, वो उनका फैमिली से तो ताल्लुक़ नहीं था, तो फारूक लगारी को जब उन्होंने सदर बनाया तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपा उन्होंने। तो जहां इसीलिए मखदूम अमीन फ़हीम के बारे में एक सस्पिशंस रही कि कहीं ये पार्टी जो है
इनको प्लांट तो नहीं किया जा रहा। आज इमरान खान भी समझते हैं कि बहुत से लोगों को पार्टी के अंदर प्लांट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कल समझती थी, मुस्लिम लीग, लेकिन क्या इसको एक पार्टी मरूसियत के तौर पे चलाने का रुझान अगर पीटीआई में आता है तो फिर इमरान खान पे तनकीद जायज़ होगी। अगर उनके बच्चे, उनकी फैमिली पार्टी में ओहदे लेती हैं या उनको ओहदे दिए जाते हैं तो फिर इमरान खान के पूरे बयानिए को नुकसान होगा। लेकिन आज के दिन अगर वो अपने बाप के उससे मिलने आ रहे हैं, अगर बाप के लिए वो रैली निकालने आ रहे हैं, तो महज इसको हम मरूसियत नहीं कहेंगे। आगे हमें देखना पड़ेगा कि इमरान खान अपनी पार्टी में अपनी फैमिली को किस हद तक अहमियत देते हैं, किस हद तक उनको पार्टी में ओहदे देते हैं। वहां जाके ये डिबेट बिल्कुल जायज़ होगी कि कल तक आप ये कहते थे और आज खुद आप वही कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन अगर कासिम और सुलेमान यहाँ आते हैं और रैली और सिर्फ रैली लीड करते हैं, निकालते, तो आपके ख्याल में ना वो मरूसियत है और ना तनकीद जो जायज़ है। हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है, बट दिस स्टिल मोर टू कम। ज़रा इसको डीबंक करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, उसके बाद फिर ज़रा इसके ऊपर मज़ीद बात। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो तनकीद हो रही है मरूसियत पर, वो दुरुस्त है या नहीं है। पैनल हमारा इक्वली डिवाइडेड है। महमल, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी महज साहब और भट्टी साहब के जवाब में? नहीं, देखिए लीना, मैं बेसिकली बात ये करी थी, ये इस वक्त तो हमें मालूम है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। हम इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं कि इमरान खान साहब के अलावा जो है वो किसी की बात मैटर ही नहीं करती। और वो हमने देखा कि जैसे कि उन्होंने अपने बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर नो कॉन्फिडेंस दिखाया है, और जैसा कि उन्होंने जो इतने भट्टी साहब और मजहर साहब ये समझते हैं ये मरूसियत नहीं है, अभी इसके ऊपर आप मरूसियत के जिम्मे में तनकीद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए अलीना, ऐसे ही एक मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह से मौरूसी सियासत स्टार्ट होती है। ओहदे शुरू में नहीं मिलते। मतलब बेगम कुलसूम नवाज भी जो थी वो क्यों निकली थी सड़कों पे? क्योंकि जब आपकी पार्टी ने आपको छोड़ दिया था एक डिक्टेटर के सामने, और फिर वो आपके लिए जिस तरह फैमिली लीड करती है, प्रोटेस्ट और चीज़ें होती है, बाद में ओहदे तो बहुत बात की बात होती है ना। ये मैं इसके हम प्रोज एंड कॉन में ये नहीं जा रहे कि हम कह रहे हैं कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। हम बेसिकली कह रहे हैं कि एक रियलिटी है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक रियलिटी है कि फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, फैमिली आपको बिट्रे नहीं करती। अच्छा। अगर किसी की बात भी करनी हो, फिर एक फैमिली सीक्रेट भी रखती है। यानी कि अगर पार्टी के अंदर आप कुछ लोगों के साथ जब कोई बात हो रही हो, कोई बैकडोर भी चीज़ें चल रही हो, तो आप ट्रस्ट किसको करते हैं? आप फैमिली को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से हैंडल करें। तो ये एक अनफॉर्चुनेट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया कि MNAs MPs की आप पूरे के पूरे चज्जरे उठा के देख ले लीना कि वहां पर क्या मौरूसी सियासत एक सीट के ऊपर नहीं होती क्या सिर्फ? अच्छा, ये तो पूरी की पूरी मैं इसको इस तरह से फ्रेम करके भट्टी साहब के पास लेके जाती हूँ। भट्टी साहब, पार्टी के इख्तियारात, बेशक आप ओहदा दे ना दें, लेकिन पार्टी के इख्तियारात अमली तौर पर अगर आप लेकर फैमिली के मेंबरान को दे देते हैं तो फिर वो किस तरह मौरूसियत नहीं हुई? नहीं मैडम शेख, दो तीन बातें हैं इसमें, आपके इस सवाल को भी इसमें शामिल करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की जगह आती हैं तो एक समझ आती है कि वो ज़ियाउल हक दौर में क्राइसिस में रहीं, जेल में रहीं, उन्होंने स्ट्रगल किया, जितनी थी जलावतनी काटी, वापस आई, पार्टी को मुतहर्रिक किया। लेकिन जब बिलावल भुट्टो को एक कख दौरा किए बिना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने के हवाले से पार्टी सौंप दी जाती है तो फिर वो मरूसियत लानत बन जाती है। इसी तरह मरियम नवाज साहबा, पूरा पंजाब उनके हवाले है, पार्टी उनके हवाले है, और क्या कंट्रीब्यूशन थी जब पार्टी उनके हवाले की गई थी? कुछ भी नहीं थी। और दूसरा, मुझे एक बड़ी समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग है, इमरान खान तो सब सिक्का ही इमरान खान का चलता है। भाई मुस्लिम लीग नून में हाउस ऑफ शरीफ के अलावा किसका सिक्का चलता है? पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के अलावा किसका सिक्का चलता है? यही तो इस मुल्क की प्रॉब्लम है। और महमल सरफराज साहबा बार बार कह रही हैं फैमिली बिट्रे नहीं करती। बिल्कुल बिट्रे नहीं करती। फैमिली पे मुत्तहद होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जब ये फैमिली पे इमरान खान पर अगर मुश्किल वक्त है और अलीमा खान निकली और बुशा बीबी निकली तो बाद में क्या उनकी सलाहियतों को देखे बिना पार्टी उनको सौंप दे? और उसी तरह अगर कुलसूम नवाज साहबा निकली थी और अगर मरियम नवाज साहबा निकली तो क्या पार्टी उनके हवाले कर दें? क्या बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं तो पार्टी उनके हवाले कर दें? क्यों भाई? बाकी किधर गए हैं? मेरिट किधर गया है?
और जिनकी कुर्बानियां वो किधर गई? और ये कोई अच्छी बात है कि एमपी और एमएनएस के लिए भी वो अपने बच्चों को और बेटों को आखिरी बात मैडम शेख, मेरा आखिरी बात रह गई थी। फखर कह रहे थे कि फखर को मुझे हैरानी होती है कि यानी आमने सामने बैठ के भी भाई मैं किस मामले में मेरे भाई कंफ्यूज हूँ। मैं तो इसको मोरूसी सियासत को लानत समझ रहा हूँ। और दुख भरे अंदाज में मेरी बात कंप्लीट होने, दुख भरे अंदाज में मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस मुल्क की एक हकीकत बनती जा रही है। हालांकि यही तबाह कर रही है। बांग्लादेश में इसी ने तबाह किया, कांग्रेस को इसी ने तबाह किया। नहीं, आपने कहा अमली तौर पर बुरे की तो डिस्कशन नहीं हो रही है। एक सेकंड फखर को हम जवाब देने का मौका देते हैं मेरा ख्याल है, उसके बाद फिर हम आपकी भी बात का वो जवाब देना चाहते हैं, भट्टी साहब की भी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। फखर प्लीज कीप इट शॉर्ट। एक तो भट्टी साहब कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कन्फ्यूजन में किस हवाले से कह रहा था। देखें, इन्होंने कहा कि मौरूसियत जो है वो लानत है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये हकीकत भी है कि ये अल्टीमेटली जो है वो अपना रोल अदा करना पड़ता है फैमिली को। पहली बात तो ये इस वजह से भी कि या तो ये बिल्कुल गलत है, तो उसको फिर इमरान खान को किसी तौर के ऊपर भी फैमिली को नहीं लेकर आना चाहिए। मैं उस पर भी बात इमरान खान अकेला उस पर भी दूसरी बात और मौरूसियत लानत है, ये मेरा राय है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि दुख की बात ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आपस में लड़ी इसलिए रही है कि कोई फैमिली नहीं उनके ऊपर नहीं। दूसरी बात मदर साहब कह रहे थे कि जो बुशरा बीबी हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं, अलीमा खान के पास कोई ओहदा नहीं, तो मौरूसियत तब होगी अगर उनको कोई पार्टी के ओहदे दिए जाते हैं। देखें, जब इमरान खान हुकूमत में थे तब भी बड़े अहम फैसलों में बुशरा बीबी इन्वॉल्व होती थी बगैर किसी ओहदे के, तो ये मौरूसियत नहीं है तो और क्या है। दूसरा, भट्टी साहब ये बात कर रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की समझ आती है कि वो ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने स्ट्रगल किया, रैलीज निकाली, जेल में गई, इस वजह से पार्टी की भाग तोड़ संभाली है, तो वो एलिजिबल थी, अहल थी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों दिया गया? और साथ साथ फिर ये कहते हैं मरियम नवाज का क्या पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन था। देखिए, मरियम नवाज अपने बाप के साथ जेल में रही, साल 2 साल जितना भी रहा, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी जो एक मुकम्मल तौर के ऊपर उसको साइडलाइन कर दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने रैलीज निकाल के पार्टी को रिवाइव किया। तो ये एक लोगों के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये उनकी चॉइस होती है कि वो किसको अपना लीडर मुंतखब करते हैं। अगर कल को बुशरा बीबी को, अलीमा खान को या फिर कासिम या सुलेमान को कोई वो ये समझते हैं कि वो अहल हैं, वो पीटीआई के लीडर बन सकते हैं, तो ये लोगों की चॉइस होती है, ना कि ये मेरी और आपकी। जहां तक बात है कि कंट्रीब्यूशन के हवाले से देखें, पीटीआई के सीनियर रहनुमा इस टाइम जेलों में पड़े हैं, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डटे हुए हैं, और वो उन्होंने कुर्बानियां उतनी ही दी हैं, शायद उनकी फैमिली ने इतनी नहीं दी, ना अलीमा खान ने दी, ना उनके बच्चों ने दी हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियां शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो लोग 2 सालों से जेल में बैठे हैं उन्होंने दी हैं। तो ये मौरूसियत, उसके बावजूद अलीमा खान वगैरह ने कुर्बानियां नहीं दी। मैं कुर्बान जाऊं इस एंगल पे। अलीमा खान ने क्या कुर्बानी दी? पार्टी ले गई और ये इधर रुल रही है। ओके, मज़ा साहब, देखिए, एक तो फकर पहली चीज ये कि मैंने तो उल्टा कहा। मैंने कहा जब बुशरा बीबी लीड करने लगी तो उन पे ये तनकीद आई कि उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है तो वो लीड कैसे कर रही है। तो ये बात की थी मैंने। दूसरी बात देखें, एक होती है मौरूसियत बाय चॉइस, यानी जब शरीफ पॉलिटिक्स में आए तो उस वक्त कोई क्राइसिस नहीं था। एक उनको जबरदस्ती एक फैमिली को जबरदस्ती पॉलिटिक्स उनके हवाले की गई। जब हम ये बात करते हैं ना, जब भट्टी साहब ये बात करते हैं, तो शरीफ तो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। कौन लेकर आया पॉलिटिक्स में? जोर जबरदस्ती से पॉलिटिक्स करवाई गई ना। एक वो चीज होती है। जो भुट्टो का केस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख रशीद जो बाबा सोशलिज्म कहलाते थे, उनको पार्टी का एक्टिंग चेयरमैन बना रहे थे। शेख रशीद साहब ने भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब आप मुझे बनाएंगे तो पार्टी के जागीरदार मेरे खिलाफ हो जाएंगे, उससे पार्टी को नुकसान होगा और आपकी रिहाई मुश्किल होगी। तो बेगम नुसरत भुट्टो को कायम मुकाम चेयरमैन बनाया गया, और कायम मुकाम चेयरमैन उस वक्त तक उन्होंने कहा जब तक आप बाहर आ जाएंगे तो आप फिर चेयरमैन हो जाएंगे। उसके बाद जब भुट्टो साहब का क्राइसिस हुआ, फांसी की सज़ा हुई, फिर बेनज़ीर भी ज़्यादा एक्टिव हुई। उससे पहले वो जुलूस में गई थी जो कद्दाफी स्टेडियम में लाठियाँ पड़ी थी। तो वो एक प्रोसेस में हुआ। बिलावल भुट्टो पे क्यों तनकीद हुई? बिलावल भुट्टो पे इसलिए तनकीद आई क्योंकि बिलावल भुट्टो उस वक्त बहुत यंग थे।
बेनजीर भुट्टो ने पूरी स्ट्रगल की थी, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की सियासत में एक चीज होती है कि मैं बाय चॉइस मरूसियत को नाफिज करूं, और एक चीज होती है कि आपकी फैमिली का टॉप मेंबर एलिमिनेट हो जाए, उम्र कैद हो जाए, सजा हो जाए, उसके आती है। कुलसूम नवाज ने पार्टी को लीड नहीं किया, उन्होंने रैली को लीड किया था। वो पार्टी की कोई ओहदेदार नहीं थी कुलसूम नवाज पार्टी की उसमें, और मरियम नवाज साहिबा वगैरह जेल में नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बाय चॉइस मरूसियत का आना और एक खास सर्कमस्टांसेस में मरूसियत को होना, यहाँ कल अगर सलमान, अलीमा खान और ये सबको पार्टी ओहदे दिए जाते हैं तो वो तनकीद जायज होगी, क्योंकि कल तक इमरान खान सर, अच्छा, मेरा जल्दी से एक सवाल आंसर कर दें सर, मेरा एक जल्दी से सवाल आंसर कर दें। अगर पार्टी के इख्तियारात लेकर अमली तौर पर, ठीक है, एग्जीक्यूशनरी तौर पर दे दिए जाएं फैमिली को, यानी पार्टी का चेयरमैन तो फिर बिल्कुल वो हो गया ना, उसके पास तो करने का कुछ नहीं, पार्टी के जो बाकी ओहदेदार हैं वो क्या करेंगे बैठ के? इस हालत में क्या वो मरूसियत होगी या नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त ये हालत बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नहीं, बिल्कुल, देखिए, पहली चीज ये कि इमरान खान साहब को ये जरूर सोचना चाहिए था कि जो पार्टी है वो पार्टी नहीं चला पा रहे। मुझे ये लगता है कि वो पार्टी नहीं चला पा रहे, मुझे ये लगता है कि वो कंफ्यूज हैं कि पार्टी क्योंकि वो बार बार पार्टी के ओहदे तब्दील करते रहते हैं, वो बार बार ओहदेदारों को तब्दील करते रहते हैं। वो कभी आपने किसी को एक चेयरमैन बनाया, एक सेक्रेटरी जनरल बनाया, लेकिन उसके बाद अगर आप कहें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पार्टी की स्ट्रेटजी बनाएगा, तो इसका मतलब है आपने बैरिस्टर गौर तो ये फखर तो एग्जैक्टली अभी यही बात कर रहे थे ना कि आपने हालात वाकयात खान साहब ने इस तरह के क्रिएट कर दिए कि मजबूरन फिर मरूसियत के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है खान साहब को। बट फिर भी पैनल डिवाइडेड है इस बात के ऊपर भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब जो ये फैसले लेने जा रहे हैं, यानी ये तहरीक को में शामिल होंगे, लीड करेंगी अलीमा खान, बच्चे शामिल होंगे, क्या ये मरूसियत है या नहीं? ऑल्सो फिर उस दिन में जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त या नहीं? मज़हर साहब और भट्टी साहब एक साइड पे हैं, फ़खर और महमल एक साइड पे हैं, तो आप हमारे टाई ब्रेकर्स हैं, हमें सोशल मीडिया पर बताइएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर जल्दी से यूट्यूब के सवाल। वेलकम जी। फ़खर दुरानी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बत भारत के लिए 3 तरफा खतरा है। क्या भारत खुद को खतरे में देख रहा है या ये एक नया दिफाई बयानिया तश्कील दिया जा रहा है? शुक्रिया अलीना, ये बिल्कुल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया है। उससे चंद दिन पहले इनके जो डिप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल सिंह, उन्होंने भी एक इस तरह का बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि 3-4 मुल्कों के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। तो ये एक तो पहली बात ये है कि ये जो भारतीय फोर्सेस हैं ये अपनी इनकम्पिटेंस को छुपाने के लिए ये बार बार ये इस तरह का बयानिया बना रहे हैं कि वो एक मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे बल्कि कई मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ रहे हैं। एक तो ये इस बयानिए में मेरा ख्याल है कि कोई हकीकत और सदाकत नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये जिस वजह से ये कह रहे हैं उस पर अगर देखें, ये पाकिस्तान चाइना से अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट लेता है तो इसी तरह जो भारत है वो रशिया से भी लेता है, वो अमेरिका से भी लेता है, वो इजराइल से भी लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ये कहना शुरू कर दे कि पाकिस्तान एक ही वक्त में रूस, उसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल के साथ भी जंग में है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक जो नया बयानिया और जो अपना जो शिफ्ट कर रहे हैं, ये टोटल बर्डन है कि ये जो जिस तरह से उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है जो मई में पाकिस्तान से, तो उससे एक तवज्जो हटाने के लिए ये बार बार इस तरह का बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है। कभी वो बांग्लादेश और चीन का वो किया जा रहा है, कभी वो पाकिस्तान, तुर्की और चीन के हवाले से उसको मिलाया जाता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये बर्डन शिफ्ट करने के लिए ये अपने ऊपर। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। महमल, अगला सवाल आपसे। अज़रबैजान में एक कानून साजी हुई है इंतहाई अहम, उससे मुतल्लिक पूछा जा रहा है कि ख़ानदानी कोड में तरमीम करके सेहत के लिए, माशरती बेहतरी के लिए करीबी रिश्तेदारों के दरमियान शादियां ममनू करा दे दी गई हैं। ये जो फर्स्ट कज़न्स होंगे वो शादी नहीं कर सकेंगे। सवाल ये हो रहा है कि क्या पाबंदी का फ़ैसला ख़ानदानी सेहत, माशरती बेहतरी के लिए दुरुस्त इक़दाम है? मेरा दिल का सवाल आपसे ये है कि क्या समझती हैं पाकिस्तान में भी इस चीज़ के ऊपर गौर होना चाहिए?
देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं, हमने देखा है कि इसके ऊपर तो अब बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडीज़ भी कंडक्ट की गई हैं। बल्कि बरतानिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तानी आबादी भी रहती है, तो ब्रैडफर्ड के अंदर भी एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर इसके ऊपर बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा भी गया कि फ़र्स्ट कज़न मैरिजेस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो किस तरह की होती है। जिस तरह अगर स्पीच या लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इनके शादी के मामले में यानी कि 11.3% होगी, वैसे जो जो रिलेटेड नहीं उनमें 7.4% होगी। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ये हैं हमारे सामने, और भी बहुत सारी इस तरह की स्टडीज़ है जो कज़न मैरिजेस को डिस्करेज करती है। और ये एक सच भी है कि जब बहुत ज़्यादा इंटर मैरिजेस होती है तो आपकी वही बीमारियां जो हैं वो कैरी करते हैं। मतलब मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूं, मेरे दादा दादी फर्स्ट कजन्स थे, मेरे पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट कजन्स थे। तो एक जो डायबिटीज़ यानी शुगर जिसको हम यहाँ पर कहा जाता है आमतौर पर, वो एक पूरे ख़ानदान में एक बहुत कॉमन बीमारी है। मुझे भी होगी, इसी साल तशखीस हुई है। तो बेसिकली ये वाली चीज़ें ज़रूर होती है, लेकिन जो ये ममनू करार देने की यानी कि बाय लेजिस्लेशन या बाय लॉ अगर जो बैन करने की बात होती है, मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स इस चीज़ के बारे में ज़रूर होनी चाहिए। बाय फोर्स ऐसी शादियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर लेकिन बाय चॉइस अगर कोई करना भी चाहता है तो कल्चरली रिलीजियसली तो उसमें कोई ऐसी आड़ नहीं है, लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है ताकि जो एडल्ट्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में स्टेट को प्राइवेट मामलात के अंदर मैं नहीं समझती कि उनको इस तरह के जो है वो, हाँ, मैं उस चीज़ के जो है यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के हक में हूँ, तो मैं इस चीज़ में नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जब इस तरह की शादियाँ होती रहती हैं उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में कि अवेयरनेस कैंपेन, और दूसरा ये कि जिस तरह फोर्स्ड मैरिजेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ज़बरदस्ती की शादियाँ, ये नहीं हो सकता कि बचपन की मंगनी कर दी फर्स्ट कज़न से पैदा होते ही कि जी ये तो इस तरह होना है। यहाँ पर ये बहुत होता है। और दूसरा ये कि जायदाद के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लॉ के मैं इसके हक में नहीं हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुदाखलत जब स्टेट करती है पर्सनल मामलात के अंदर, तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड हो सकता है, मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है, हमने ये देखा है। लेजिस्लेट नहीं करना चाहिए, कानून साजी इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन प्रॉपर होनी चाहिए, इसके ऊपर स्टडीज, तो जी हमने इस प्लेटफॉर्म होनी चाहिए एब्सोल्युटली, और हमने इस प्लेटफॉर्म से जी इस डिबेट का आगाज़ कर दिया है कि इस चीज़ के ऊपर गौर भी होना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर ये बड़ी रेलेवेंट डिबेट है। पाक के अंदर जितनी आप स्टडीज़ करवा सकें, इसके ऊपर बात कर सकें, प्लीज़ कीजिए। नस्लों के अंदर किस तरह से इसमें बीमारियां चल रही हैं, इट नीड्स टू स्टॉप एंड वी नीड टू लुक एट इट। आगे बढ़ते हैं जी। मज़हर अब्बास साहब का सवाल ये है कि सिंध हाई कोर्ट में नंबर प्लेट्स की तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, और ये कहा गया है कि इस फैसले से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को नई डिज़ाइन की नंबर प्लेट मुफ्त फराहम करनी चाहिए। क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? जी देखिए, पहली चीज़ ये कि ये बार बार नंबर प्लेट्स का इशू आता क्यों है। एक तो ये बात ये है कि जो इस वक्त नंबर प्लेट का इशू बन रहा है, मुझे बहुत अफसोस है कि उसको एथनिक रंग दिया जा रहा है। इसका लिसानी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है ये लोगों को समझना चाहिए। सिंध पहले भी लिसानी मामलात में बहुत ज़्यादा जो है सिंध को नुकसान हो चुका है। इसका मामला बिल्कुल सीधे से हैं। 2013 में जब एक ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त सबसे पहले ये तय हुआ था ऑपरेशन में, एपेक्स कमेटी में, कि जी रजिस्ट्रेशन वगैरह, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाए। वो चेक करना शुरू हुआ तो पता चला कि कराची में कोई 6 लाख के करीब लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि फौरन कहा गया कि 1 हफ्ते में आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। ऐसा रश पड़ा कि उस पूरी स्कीम को अबेंडन करना पड़ा। आज भी यही हो रहा है। कल मैं यहाँ क्लिफ्टन के एग्जीक्यूटिव जो उनका ऑफिस है उसमें गया था। आप यकीन करें, इतना छोटा सा ऑफिस था और उसमें कोई 250-300 लोग जो है वो मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव का ऑफिस, ये 250-300 लोग जो प्लेट्स लेने के लिए आए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये हमारी जब चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट दीगर, ये नहीं सोचते कि पहले ये तो असेस कर लें कि कराची में कितने लाख मोटरसाइकिल्स हैं, कितनी लाख गाड़ियां हैं। एकदम जब आप ये डेडलाइन मुकर्रर करेंगे तो उसका प्रेशर कितना आएगा कि आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप फौरी तौर पे वो कर सकें। तो इसको रिलैक्स करना चाहिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता चीजें कर दी जाएंगी। मेरी बात भी हुई थी, जो मिनिस्टर से साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था, उनसे भी मैंने बात की। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि आप देखें कि नंबर प्लेट जाली है या असली है।
कागजात जो हैं वो पूरे हैं नहीं है, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास है या नहीं है। ठीक है। कराची की किसी मोटरसाइकिल पे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कराची की किसी मोटरसाइकिल पर के सामने आपको नंबर प्लेट नजर नहीं आएगी। जब मैंने एक्साइज के एक अफसर से पूछा तो उसने कहा कि वो बड़ी वाली नंबर प्लेट जो होती हैं वो लोग अपने घर पे रख लेते हैं क्योंकि गाड़ियां मोटरसाइकिल चोरी हो जाती हैं। तो इसको रैशनल अंदाज में देखना चाहिए, इसको रैशनल अंदाज में हैंडल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार नंबर प्लेट्स तब्दील करवाना भी कोई बेहतर अमल नहीं है। असल चीज ये कि गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, इसकी रजिस्ट्रेशन चेक होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चेक होना चाहिए, और एक लूज सी पॉलिसी रखें आप। नई नंबर प्लेट्स आनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एकदम आप जब कहेंगे कि 2 महीने में बना लो तो उसका नतीजा यही होगा कि उस वक्त पड़ जाएगा ओवरफ्लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। आगे बढ़ते हैं। इरशाद भट्टी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। अदाकारा हुमैरा, उनकी लाश कई माह बाद फ्लैट से मिली। अब 6 माह बाद बताया जा रहा है कि शायद उनकी लाश मिली है। कोई करीबी दोस्त अजीज़ उनकी गैर मौजूदगी महसूस ना कर सका। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इतने फॉलोअर्स होते हैं, वो खुद एक सेलिब्रिटी। ऐसे में हकीकी दोस्त होना कितना अहम है, और ये जो मामला हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैडम शेख, यकीन करें दिल दुखी है, बहुत तकलीफ़ में हूँ ये सोचकर कि जो उसके आखिरी लम्हे होंगे, आखिरी दिन होगा, आखिरी घंटे होंगे हुमैरा के, वो कैसे गुजरे होंगे। और इससे पहले आयशा साहिबा, वो भी अदाकारा थी, सीनियर अदाकारा थी, उनकी भी एक फ़ैमिली मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे, और वो भी कोई 6-7 दिन उनकी लाश पड़ी रही। तो यहाँ सवाल ये उठता है, और बड़ा ही तकलीफ़ के साथ और माज़रत के साथ कहूँगा कि अल्लाह इतने बेहिस पड़ोसी किसी को ना दे जो मुझे नहीं लगता इंसान कहलाने के लायक हों। और फिर आप दोस्त की बात करते हैं, माँ मौजूद, बाप मौजूद, 2 बहनें मौजूद, 2 भाई मौजूद, रिश्तेदार मौजूद। क्या कसूर किया था? यही कसूर किया तो उसने अपनी ज़िंदगी खुद से जीने के लिए अपना फ़ैसला खुद से लिया और चली गई। कितनी बड़ी नाक है इस फैमिली की, कितनी बेरहमी और बेहिसी है कि बेटी 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 2 महीने तो वो लाश पड़ी रही, किसी बंदे ने खबर नहीं ली, किसी ने पता नहीं किया, माँ का कलेजा नहीं फटा, बाप की मोहब्बत नहीं जागी, बहन भाइयों ने तवज्जो नहीं दी, रिश्तेदार नहीं आए, पड़ोसियों ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, शोबिज़ इंडस्ट्री जो है उसने पलटकर खबर नहीं ली। तो ये कौन सी दुनिया है जिसमें हम मैडम शेख रह रहे हैं? ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये स्टार जो होता है या जिसको लोग पहचानते हैं या जिसने कोई कंट्रीब्यूशन होती है, क्या उसकी अपनी पर्सनल लाइफ या उसके अपने रिश्ते या खून सब कुछ ही सफ़ेद हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है और कैसे हो गया और क्यों हो गया। मैं सवाल उठा रहे हैं भट्टी साहब, अभी बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में भी हैं और तहकीकात चूँकि चल रही हैं, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि 6 महीने से एक इंसान गायब हो, सोशल मीडिया से फ़ोन भी ना उठा रहा हो, फ़ोन बंद आ रहा हो, बिल्कुल कहीं उसका अता पता ना हो, लेकिन एक शख्स भी कोई ऐसा ना हो जिसने जाकर फिज़िकली ये इंश्योर किया हो कि वो है कहाँ, वेयर अबाउट्स कहाँ हैं उसके। सो ये इसमें पहलू बड़ा तशवीशनाक है जी। विद दैट, अल्लाह हाफ़िज़।